E2 वीज़ा 20 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा के थ्रू आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस लाइक इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम $100,000 आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी न्यू बिजनेस को परचेज कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के 50% शेयर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को कम्प्लीटली बाय कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त मॉडल फ्रेंचाइज मॉडल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो यूट्यूब चैनल। आई एम कोर टीम मेंबर ऑफ स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो वेयर वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। आप सब जैसे सोच रहे होंगे कि हमेशा इस चैनल पर मिस्टर राकिल शेख ही देखने को मिलते हैं। He always provide information how to do business in USA, how to live American dreams, how to start business in USA. Today, Mr. Rakil Sheikh will be joining as a guest and he will be answering some of the most frequently asked questions that we receive in our social media. Hello, sir. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. Welcome to Pakistan. Welcome to Islamabad office. Thank you so much. Thank you for having me here. Before going to first question, let me introduce Mr. Rakil Sheikh. He's best and the best business consultant and the investment migration expert. तो ईशा आप ये सबको बता भी दीजिए कि this whole interview and the podcast is not scripted. It's all natural. Yes, it's not scripted. It's from the client feedback और उन्हीं की बेसिस पे हम आज सर से उनकी टीम जो है वो इंटरव्यू ले रही है. So my first and the most repeated question that we receive from our clients. So if anybody wants to do business in USA, so how much investment is required to start the business? Thank you so much Isha and thank you so much Kamal for having me. आज ये मेरा चूँकि पाकिस्तान ऑफिस का विजिट था इस्लामाबाद का, तो ये मेरी टीम ने जो है वो एक अपनी तरफ से एक ये छोटी सी कोशिश की विच आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज ऑन ग्राउंड जब दे आर द वन हु इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स विद द कस्टमर्स, तो क्लाइंट्स के जो सवाल आते हैं वो ऑफ कोर्स इनको फेस करने पड़ते हैं. तो दे सेड ओके टुडे वी कैन आस्क यू द क्वेश्चंस लाइव ऑन द शो, लाइव ऑन द चैनल. तो दिस होल क्वेश्चंस एंड आंसर इज गोइंग टू बी रियल टाइम लाइव सेशंस. तो जो आपका पहला सवाल है उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. Basically, investment varies from business to business and individual profilings. कोई ऑफिशियल थ्रेशोल्ड नहीं है USCIS की तरफ से या US इमिग्रेशन रेगुलेशन की तरफ से कि व्हाट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कोप, ऑन द बिजनेस मॉडल, ऑन द इन्वेस्टर्स प्रोफाइल एज वेल. बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कि जी हमें सिर्फ बिजनेस की बेस के ऊपर या इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर हमें जो है वो E2 के लिए बिजनेस को क्वालिफाई करेंगे. बट इसमें E2 का जो इन्वेस्टर प्रोफाइल है वो भी बहुत मैटर करता है. तो जनरली एज अ रूल ऑफ थंब जो वी एज प्रैक्टिशनर्स इन द इंडस्ट्री वी बिलीव कि $100,000 प्लस डॉलर्स की जो अमाउंट है दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई फॉर वीजा. इसके अलावा भी अभी 100,000 भी कोई इट्स नॉट रिटन. इट कैन बी लिटिल बिट लेस, इट कैन बी लिटिल बिट मोर, वेरी बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स. तो गिव और टेक 100,000 इज अ रीजनेबल अमाउंट जो आपको मिनिमम चाहिए E2 वीजा के लिए. सो जैसे आपने कहा कि मिनिमम $100,000 इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, राइट. तो अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और E2 में ऐसा होता है कि जो बिजनेस वीजा अप्रूवल है वो बिजनेस सेटअप के बाद होता है, राइट. ठीक है. तो ये $100,000 जो इसने इन्वेस्ट किया, ये कितने % चांसेस हैं कि वीजा अप्रूव हो जाए. तो इन द केस ऑफ रिजेक्शन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ओके, ये इट्स अ वेरी वैलिड एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन एंड एवरीबॉडी आस्क्स द सेम. ठीक है, मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता है, आपसे भी ये सवाल पूछा जाता है. देखिए जी 100,000 आपको चूंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी है. और ये हम नहीं कहते, ये अच्छा ये आजकल मुझे काफी सुनने को मिलता है. लोग कहते हैं जी आपने जो प्रोजेक्ट बताया उसमें आपको 100,000 की इन्वेस्टमेंट पहले करनी है. भाई मैं नहीं बता रहा, आई एम नोबडी टू टेल यू कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस तरह का जो है वो वीजा प्रोसेस होगा. दिस इज बीन डिटरमाइंड बाय द US इमिग्रेशन रूल्स एंड इमिग्रेशन लॉ कि इन्वेस्टमेंट्स आपको पहले करनी है. अब इन्वेस्टमेंट पहले होती है चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हो, और उस इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जो है वो आपकी वीजा एप्लीकेशन में ऐड होता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेफ मॉडल में जाए. जहां तक बात आती है कि चांसेस की,
तो ऑफिशियल जो करंट इस वक्त अप्रूवल रेशियो है वर्ल्ड वाइड में E2 वीजा का, दैट इज अराउंड 92-93% के करीब का जो है वो ऑफिशियल रेशियो है। पाकिस्तान मार्केट की बात की जाए पर्टिकुलरली, तो पाकिस्तान मार्केट में यूएस काउंसुलेट जो है उसके ऑफ कोर्स अप्रूवल रेशियो स्लाइटली कम है, बिकॉज इनका अप्रूवल थ्रेशोल्ड जो है वो मच हार्डर है, मच हायर है एज कंपेयर टू सम अदर काउंसुलेट्स, विच इज नॉर्मल, विच इज स्टैंडर्ड। अच्छा, अब उस थ्रेशोल्ड के बाद, अब इस इशू के बाद भी इन्वेस्टमेंट आपको फिर भी पहले करनी है। होता यह है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और उसके बाद अभी वीजा अप्रूवल नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं। नंबर वन पे ये होता है कि अगर आपने सही बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, सही एसओपीज को फॉलो किया है जो यूएस इमिग्रेशन रेगुलेशंस के अंदर मेंशन्ड है, तो चांसेस आर कि आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं भी है वीजा ऑफिसर को, दे कैन रेज ऑब्जेक्शंस, they can tell you कि certain criteria या certain information is further required, जिसको हम बोलते हैं RFEs। RFEs होते हैं रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंसेस। तो RFEs आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, और उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर हम लोग रीवर्क करके रीसबमिट करते हैं एप्लीकेशन, सो दैट वी कैन गेट इट अप्रूव्ड। वर्स्ट केस सिनेरियो में इवन आफ्टर द RFEs इज बीन डन, हमने 1, 2, 3, 4 या मल्टीपल टाइम्स पे हमने जब वीजा एप्लीकेशन को सबमिट किया, यू स्टिल डोंट गेट अप्रूव, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, व्हाटएवर द केस माइट बी। अब आपको अगर इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करना है, देन यू नीड टू लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट्स। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि अब आपने, जैसे आपने बिजनेस खरीदा था या नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यूएस में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस की ब्रोकरेज है या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग मार्केट। जैसे आपने खरीदा था वैसे ही आप अपने बिजनेस को सेल करोगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिकूप करोगे। The next most frequent question which came across is partnership possible for E2, and if it is possible, then what is the criteria to meet it? जी, पार्टनरशिप बिल्कुल पॉसिबल है। दो पार्टनर्स, अप टू 2 पार्टनर्स कैन बी एडेड इनटू अ सिंगल बिजनेस और अ सिंगल एप्लीकेशन, व्हिच मींस कि मिनिमम 50% शेयर्स ऑफ अ बिजनेस E2 एप्लीकेंट के होने चाहिए। अब पार्टनरशिप्स को लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, still there are a lot of practical implementations which will vary from individual to individual profiles or business to business profile। यानी अगर पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और हमने इससे पहले जो है वो बात की कि $100,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि आपने 100,000 में 2 पार्टनर्स ऐड करो और $50,000 ईच पार्टनर एंड यू आर गुड टू गो। It may work for a very limited number of businesses or variety of businesses, but it may not work for most of businesses। मतलब ये है कि जब 2 पार्टनर्स ऐड होंगे तो बिजनेस का वॉल्यूम हायर वॉल्यूम होना चाहिए। यानी एक बड़ा बिजनेस हो, यानी फॉर एग्जांपल 250, 300, 400, $500,000 का बिजनेस है, उसमें आप 2 पार्टनर्स ऐड कर रहे हो ताकि एक अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस अट्रैक्ट कर सको, तो यस इट कैन वर्क। स्मॉल स्केल के बिजनेस पे 2 पार्टनर्स ऐड करोगे तो इट विल नॉट बी अ वेरी वायबल केस एंड पिटिशन फॉर E2 वीजा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चले सर, अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई, वीजा भी अप्रूव हो गया, नाउ हाउ कैन वी गेट अ ग्रीन कार्ड? क्या ये ग्रीन कार्ड डायरेक्टली E2 को लीड करता है या फिर कोई शॉर्टकट भी है ग्रीन कार्ड के लिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ईशा। देखिए जी, E2 नॉन इमिग्रेंट वीजा है, which means कि by the nature of the visa program it does not lead to green card। नॉन इमिग्रेंट वीजा का यही मतलब होता है। बट देन व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट? ठीक है, देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रीन कार्ड है तो E2 कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट। ऑफ कोर्स देयर आर डायरेक्ट ग्रीन कार्ड प्रोग्राम्स आल्सो, बहुत सारे डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे EB5 है, $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए, EB3 है जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, आपका जो है वो L1 प्रोग्राम है जो डुअल इंटेंट वीजा है, और इसके अलावा जो है वो EB2, NIW, EB1A, EB1C, O1, L1, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको ग्रीन कार्ड पे लेके जाते हैं। उन सब के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उन सब के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे एक देसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, यू माइट नॉट फॉल इन एनी ऑफ दोज कैटेगरीज। So then what can be the best strategy कि आप E2 वीजा लीजिए, यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, मार्केट में एंटर करें, वहां पे यूएस में अपना सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, अपना सर्कल जो है वो बिल्टअप करें, एंड देन लेटर इन द फ्यूचर देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आप ये जितने भी अभी मैंने वीजा प्रोग्राम्स बताए, आप इनमें से किसी के थ्रू भी जो है वो ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच यू आस्क निशा,
कि इज देयर एनी शॉर्टकट फॉर द ग्रीन कार्ड? देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर ग्रीन कार्ड। आपको लेजिटिमेट रिसोर्सेज के थ्रू, लेजिटिमेट वेज में एक पूरा ये इमिग्रेशन माइग्रेशन जो है ये एक साइकिल है। आपको स्टेप 1 से स्टार्ट करना है, जैसे B1 B2 आप लेते हो, फिर आप E2 लेते हो, चेंज ऑफ स्टेटस करते हो, फिर वहां से आपको स्पाउस को वर्क ऑथराइजेशन मिलती हैं या आपको वर्क ऑथराइजेशन मिलती हैं। उसके बाद आप अपनी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे या क्वालिफिकेशंस की बेस पे आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हो। डोंट फॉल फॉर एनी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट इन यूएस इमिग्रेशन। आपको शायद शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट मिल भी जाएगा, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट ट्रैप्ड। So don't look for the shortcut, go through the proper route and lead towards your green card program. सर, my next question is, let's say एक इन्वेस्टर है, वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का ऑनर है उसने अपनी कंपनी की ग्रोथ जो जीरो ग्रोथ शो की हुई है और लॉस में बिजनेस शो किया है जस्ट टू सेव टैक्स, राइट। तो वो जो इन्वेस्टर है बिजनेस प्लान अच्छा है, उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है। अब वो इन्वेस्टर को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स हैं जो कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो में आप इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करेंगे? जी देखें जी, ये बहुत कॉमन है कि बिजनेसेस चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, you know sometimes they have their own requirement, they have their own procedures, they do not file the current updated tax. अब E2 में अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस लेते हैं तो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज कि बिजनेस हैज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिजनेस पैसे बना रहा है लेकिन उसके टैक्स में वो लॉस शो किया हुआ है या वो टैक्स में पैसे नहीं बना रहा बट रियल में पैसे बना रहा है, यू गेट इंटरेस्टेड। तो उसको बाय करने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन वेज कि या तो हम अगर वो बिजनेस जो है वो वी कैन टेक द गुडविल आउट ऑफ द बिजनेस एंड वी कैन टेक इट एज अ लिक्विडेशन सेल, बिजनेस एसेट सेल, वी कैन एक्वायर द बिजनेस, और हमें फिर उस बिजनेस को लेट गो करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज टेल इन hundreds of my videos, most of the industries of the business are qualified, but every business in the same industry is not qualified for E2। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी हम ड्यू डिलिजेंस में वेरीफाई कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है ऑन डॉक्यूमेंट या उसके जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो बिजनेस नहीं परचेज करना। अगर करना है तो फिर हमें वो लिक्विडेशन प्राइस पे यानी डिस्पोज्ड ऑफ बिजनेस, शट डाउन या क्लोज्ड बिजनेस जो है उस कीमत में हम उसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू लुक फॉर सम अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन। थैंक यू सो मच सर। रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी, उनके पास $100,000 लाइक पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लाइक उनके पास 60 to 70 थी। तो उनका ये कंसर्न था कि क्या E2 के लिए हम लोन या गिफ्ट मनी ले सकते हैं, और क्या ये जो हमने लोन या गिफ्ट मनी लिया है ये हमारे सोर्स ऑफ फंड में कंसिडर किया जाता है, तो क्या इसका कोई हमारे E2 के अप्रूवल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और लोन या गिफ्ट मनी हम ले सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, E2 का वन ऑफ द प्राइमरी जो अप्रूवल मैंडेट है या अप्रूवल क्राइटेरिया है वो आपको एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ फंड जो है वो बता रहा है जिसमें ट्रेसेबल मनी हो, टैक्स डिक्लेयर्ड और टैक्स पेड मनी हो। एज अ गिफ्ट, एज अ लोन आप बिल्कुल जो सोर्स ऑफ फंड है वो यूज कर सकते हो। आप लोन और गिफ्ट किसी भी अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी भी बंदे से ले सकते हो, लोकली फ्रॉम योर कंट्री लाइक पाकिस्तान से ले सकते हो, या इवन इफ यू हैव समबडी हु इज इन अमेरिका तो आप उनसे भी लोन और गिफ्ट ले सकते हो। यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर रीजंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको एक पूरी देयर शुड बी अ केस स्टडी, देयर शुड बी सम स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कि आपको कोई गिफ्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, लोन दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका रिटर्न पीरियड जो है वो क्या होगा। तो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी वेरी केयरफुली प्लान्ड, केयरफुली सिक्योर्ड। तो आप लेकिन आप एज अ शॉर्ट आंसर तो आप लोन या गिफ्ट मनी जो है दोनों ले सकते हो जी। और इस लोन और या गिफ्ट मनी है एज लॉन्ग एज जो डोनर है जिससे आप ले रहे हो उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, सोर्स ऑफ फंड जो है वो आपकी एप्लीकेशन में लगेगा, उसके टैक्स रिकॉर्ड्स लगेंगे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम लगेगा, उसका प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो आपकी फाइल में ऐड होगा। और अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, कंप्लीट हैं, आपने इसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो अपने राउट किया मनी को, तो इसका आपके अप्रूवल पे फर्क नहीं पड़ता।
आइडियली हम लोग अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ यू हैव फ्रॉम योर ओन सोर्सेज, रेस्ट ऑफ द पोर्शन, जैसे आपके केस में आपने बोला $70,000 उसके पास अपना है, एडिशनल फंड्स के लिए वो लोन ले रहा है, दैट्स अ डूएबल केस और इसको बिल्कुल जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, इससे आपके अप्रूवल पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। Sir, I recently received query from client. Basically, he was asking कि वो एक गिफ्ट मनी लेना चाहता है अपने अंकल से, जो कि यूएसए में कंपनी रन कर रहे हैं। अब वो उनसे गिफ्ट मनी भी ले गया और साथ में वो चाह रहा था कि 51% अपने अंकल के जो बिजनेस है उस कंपनी के 51% शेयर परचेज कर लें। तो इज इट पॉसिबल कि सेम पर्सन से आप गिफ्ट मनी भी ले रहे हो, फिर उन्हीं के बिजनेस में 51% शेयर होल्डर भी बने? वेरी टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये गलती इसको मैं गलतुल आम बोलता हूँ और हमारे पाकिस्तानियों में तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके खाला मामे चाचे फूफे के लड़के वहाँ पे बैठे हैं जिनके 2 4 10 बिजनेसेस भी हैं और वो 30-35 साल से हैं, यूएस सिटीजन है, वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं और आपको गिफ्ट जो है मनी भी दे रहे हैं और अपना बिजनेस भी दे रहे हैं। मुझे तो वहाँ पे आज तक ऐसा कोई फैमिली मेंबर या दोस्त नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली। मैं शायद आपकी तरह का लकी नहीं हूँ जो मुझे पैसे भी दे और बिजनेस भी दे, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास खैर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मौजूद हैं। अच्छा, उसका आंसर सिंपल से थी, लीगली बाय द लीगल डेफिनेशन या इन द लॉ ये मेंशन नहीं है कि आप डोनर का बिजनेस नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि लॉ का ग्रे एरिया है, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं आपको अपना बिजनेस भी दे रहा हूं और मैं ही आपको पैसे दे रहा हूं, आप मेरे से पैसे लें और मेरे से वो पैसे मुझे वापस करके मेरे बिजनेस के शेयर्स ले लें, तो इट डजंट मेक एनी प्रैक्टिकल सेंस। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, ना कभी किसी को जो है वो ये करने के बारे में गाइड करते हैं। इट इज नॉट अ लेजिटिमेट वे ऑफ डूइंग इट बिकॉज देयर इज अ रूल व्हिच इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ आर्म्स लेंथ, which means कि money should not circulate within the same family members or same group of people with the common interest। तो मनी जो है वो अगर आप गिफ्ट किसी से ले रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड से तो बिजनेस बाहर कर लीजिए, अगर आप बिजनेस अपने चाचे मामे का खरीद रहे हैं तो पैसा आप अपना लेकर आइए। That's how you should manage it. It should not be कि आप उन्हीं से पैसा लें और उस पैसे से उन्हीं के बिजनेस के शेयर्स परचेज करें। सर, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास B1 एंड B2 वीजा है, वो क्या B1 एंड B2 वीजा को E2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने होम कंट्री से ही कन्वर्ट करना होगा? और जो ये स्टेटस चेंज है इसके क्या स्टेप्स हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ओके, देखिए B1 B2 जो वीजा है इसको कन्वर्ट करना ये एक बड़ा मजे का काम है। अच्छा, मजे का काम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो वीजा का स्टेटस है, जब आप B1 B2 पे अमेरिका में ट्रेवल करते हो तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगती है। जो वीजा आपके स्टिकर जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है वो वीजा है, जो स्टैंप आपके पासपोर्ट पे हुई है वो स्टेटस है। तो स्टेटस आपका कन्वर्ट होता है, वीजा आपका कन्वर्ट नहीं होता। यानी जो स्टिकर है ऐसा नहीं होता, लोगों की परसेप्शन ही आती है, जो मुझसे लोग जब पूछते हैं कि जी वो हमारा B1 B2 लग गया, हम जाएंगे तो उसके ऊपर शायद कोई कट करके तो B1 की जगह पे आपको E2 लिख के दे दिया जाएगा या नया स्टिकर लग जाएगा, वो स्टिकर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है जी। लेकिन प्रोसीजर्स ये हैं कि आप जब ट्रैवल करके आते हो आपको वेल प्लान्ड ट्रैवल क्रिएट करना है। यानी जब आप ट्रैवल करो, आप आने से 2 3 4 महीने पहले आप इस पूरे प्रोसीजर्स को स्टार्ट करो। आप अपना जो पूरा ट्रैवल प्लान है उसको वेल ऑर्गेनाइज करो, वेल मैनेज करो, तो आप अमेरिका में आके अपना चेंज ऑफ स्टेटस फाइल जो है वो कर सकते हो, जिसमें आपका B1 B2 का स्टेटस चेंज होके E2 के स्टेटस में हो जाएगा और ये आप वहीं पे रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए आप कर लेते हो। प्रोसीजर जो कंप्लीट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने लेकिन स्टेटस चेंज की एप्लीकेशन से पहले इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बैंक अकाउंट्स खोलने हैं, बिजनेस लेना है, बिजनेस प्लान लेने हैं, वीजा एप्लीकेशंस बनानी है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल होती है। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने टाइम को वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज रखना है ताकि आप जो 6 मंथ का आपका एंट्री पीरियड है उस 6 महीने के अंदर अंदर में आप इसका स्टेटस चेंज करवा सको, बट इट कैन सर्टेनली प्रैक्टिकली पॉसिबल। सर, क्या बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम बिजनेस में, ताकि वो जो एप्लीकेशन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कैलकुलेट हो सके? ओके, सो दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन फॉर मोस्टली आई थिंक जो हमारे IT वाले बिजनेसेस हैं
डिजिटल मार्केटिंग वाले, ई कॉमर्स वाले, आईटी वाले या एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो बिजनेसेस हैं, उनका ऐसा सवाल होता है कि उनका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस मौजूद है और उस बिजनेस पे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहे हैं, तो क्या वो रेवेन्यू हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका में या नहीं। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड योर इन्वेस्टमेंट। यानी आपने एक रेवेन्यू जनरेट किया फॉर एग्जांपल और नेक्स्ट मंथ में आपने उस रेवेन्यू से दोबारा माल परचेज किया, तो वो आपका कैश फ्लो है, वो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल है, वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको रेवेन्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए पहले आपको रेवेन्यू का पूरा जो साइकिल होता है, जैसे आपने उसके डिविडेंड्स पे किए, आपने उससे सैलरीज विड्रॉ की, या आपने अपने उस रेवेन्यू को अपने अकाउंट में विड्रॉ किया, उसका टैक्स डिक्लेयर किया, टैक्स पे किया और उसके बाद आप उस मनी को री इन्वेस्ट किया। तो डायरेक्टली फ्रॉम द रेवेन्यूज यू कैन मेक द नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। सर यूएस के बहुत सारे ऐसे वीज़ाज हैं जिनमें एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है और या फिर आर्ट्स बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तो क्या E2 वीज़ा में एजुकेशन या आर्ट्स का होना ज़रूरी है या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या ऐसी डिग्री का होना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम यूएस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी, तो बेसिकली E2 चूंकि इन्वेस्टमेंट बेस्ड कैटेगरी का वीजा है, इसके लिए मिनिमम कोई एजुकेशन या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाउएवर इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो जरूर हो कि आप बात आपने जो वीजा इंटरव्यूअर होगा उसकी बात समझ सकें, उसकी बात को एड्रेस कर सकें। लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जरूरी नहीं है, बट बेसिक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू हैव इट, इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। इसके अलावा कोई डिग्री की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, बट यू नीड टू हैव वन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन कि आप ये प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि जो भी बिजनेस आपने एस्टैब्लिश किया है उस बिजनेस को मैनेज और डायरेक्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आप पे सर्टेन क्वालिफिकेशंस मौजूद है। तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई ऐसी फॉर्मल डिग्रीज नहीं है। यानी आपका प्रूफ हो, आपका एक्सपीरियंस हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं या बिजनेस को मैनेज कर लेंगे, देन यू आर गुड। आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सर द मोस्ट कॉमन क्यूरी रिसीव्ड सो फार इज क्लाइंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारी LLC रजिस्टर्ड है 1 साल पहले, 2 साल पहले, हमारा EIN भी है, बैंक अकाउंट किसी के होते हैं किसी के नहीं होते, तो वो वाली LLC को यूज कर सकते हैं फॉर E2 पर्पस? जी, LLC क्या हो या आपकी कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी की एज E2 के ऊपर इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, LLC 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी होने से फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि उस जो टेन्योर है 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस टेन्योर में उस LLC के साथ आपने किया क्या है। मेजॉरिटी टाइम्स पे ऐसे सिनेरियोज में जो मुझे देखने को मिलता है कि आपके पास 2 साल पुरानी LLC थी, या तो आपने उसको डोरमेंट रखा है यानी उस पर काम नहीं किया, और अगर आपने उसको काम किया भी है, जैसे ई कॉमर्स वाले फॉर एग्जांपल को रेवेन्यूज जनरेट भी किए हैं, तो आपने उसको टैक्स रिपोर्ट नहीं किया। तो अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड्स आपके LLC के साथ अटैच्ड है, यानी उसके साथ एक हिस्ट्री मौजूद है और वो हिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, वो हिस्ट्री एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो वो आपके उस LLC को यूज करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बेटर कि आप इस सिनेरियो में नई LLC यूज कर लें। लेकिन अगर आपने अभी लेटेस्ट 4-6 महीने पहले बनाई है, टैक्स पीरियड अभी तक हुआ नहीं है, रेवेन्यूज के ऊपर आपने अगर जनरेट किए हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे करंट ईयर में, और या तो आपने जनरेट ही नहीं किए तो फिर आप उस LLC को सर्टेनली यूज कर सकते हैं। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू बिजनेस इन USA और उसको E2 वीजा चाहिए हो और वो स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो के पास आए, देन व्हाट सर्विसेज आर यू प्रोवाइडिंग राइट नाउ? और बहुत से लोगों को कंसर्न है कि आप E2 वीजा डन बेसिस पे बेचते हैं, तो कैन यू क्लैरिफाई दिस? श्योर। देखिए जी, इसमें ये एक बड़ा वाइड क्वेश्चन है। तो स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो is not a law firm, we are not immigration lawyer, we are not immigration consultants, we are business consultants. तो हमारा जो scope of service है that will revolve around each and everything in regards to the businesses. अच्छा, खूबसूरती ये है कि E2 वीजा जो है वो भी पूरे का पूरा वीजा प्रोग्राम रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस साइड ऑफ द सब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है, इसका आपके इमिग्रेशन के साथ या आपके फ्यूचर ग्रीन कार्ड्स के साथ, परमानेंट रेजिडेंसीज के साथ कोई लिंक नहीं। बट आपको जो कुछ भी इसकी पिटीशन तैयार करनी है वो सब बिजनेस से रिलेटेड तैयार करनी है, एंड दैट्स अ प्लेस वेयर वी कम इनटू द पिक्चर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। हम आपको तमाम कंसल्टेशंस राइट फ्रॉम द डे 1
आपकी एडवाइजरी, बिजनेस सिलेक्शन, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपका मनी ट्रेल, आपके टैक्स रिकॉर्ड्स की ऑब्जर्वेशंस, क्लाइंट प्रोफाइलिंग, उसके बाद आपकी स्टेट सिलेक्शन, बिजनेस इंडस्ट्री सिलेक्शन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आ जाते हैं आपकी लेट्स से अगर आपने बिजनेस बाय करना है तो बिजनेस रिसर्च एंड फाइंडिंग, बिजनेस रिव्यू एंड ऑडिट, बिजनेस ड्यू डिलिजेंस, बिजनेस एक्विजिशन, रियल एस्टेट एक्वायरिंग, लीज एग्रीमेंट्स। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आइडिया वैलिडेशन, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्रोडक्ट फिट, बिजनेस का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बिजनेस का पूरा प्लान, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फ्यूचर फोरकास्टिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, पूरी एप्लीकेशन प्रोफाइलिंग, बिजनेस की प्रोफाइलिंग, और उसके बाद वीजा एप्लीकेशन की जो प्रोफाइलिंग है, इसके साथ साथ जो वीजा इंटरव्यू की जो बिजनेस साइड ऑफ द क्वेश्चनियर्स है, दैट एवरीथिंग फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ अ कंसल्टेंट. So as a professional business consultant, we do all of these services, and then for the petitions or for application filing, either you need to go on your own. For example, आपने अगर वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी है यूएस एम्बेसी के थ्रू, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं. Of course, we can help and navigate you, we can guide you. Or if you are going for a change of status, you certainly need an immigration attorney to do the petition filing. So petition filing is only the last part or one part of the whole procedure, but the rest is all about the businesses which we take care of it. और जो second part है आपके क्वेश्चन का, there is no done base. Done base मुझसे ज्यादा बड़ा अपनी लाइफ के अंदर मैंने स्कैम नहीं देखा, इससे ज्यादा बड़ा मैंने फ्रॉड नहीं देखा. The problem is people believe, आप जैसे जो innocent viewers हैं, they believe कि यार वो तो डन बेस है, उस पे तो हमने पैसा तब देना जब वीजा लगेगा, ये होगा वो होगा, इसमें फ्रॉड क्या है. You don't know what you don't know. ठीक है, इसका आंसर सिर्फ इतना सा है. So there is nothing called done base. We don't sell even visas. We don't deal with the visas. We have nothing to do with your visa program. We charge our fees in advance against our services and expertise to establish your business. बिजनेस हम आपको बना के देंगे, वीजा देना या ना देना, अप्रूव करवाना या ना करवाना, ये हमारा काम नहीं है. Of course we follow the guidelines of USCIS, we follow the guidelines of US embassies, we follow their SOPs, we build your business as per their requirements, and we work with you until they stop giving any objections and they start approving your visas. But we don't give you the visas, we don't sell visas, so there is nothing called done base. Thank you. Thank you, sir, for coming. So guys, if you have any question related to e-visas, related to how to do business in US, do let us know in the comment section. So guys, आपको ये podcast कैसा लगा? If you like it, do let us know in the comment section, ताकि हम next भी ऐसे podcast आपके लिए लाते रहें और आपकी queries और questions जो हैं उनको answer करते रहें. Thank you so much. Allah Hafiz.